Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। एज ऑलरेडी मैंशनड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज हेडेड बाय द सुल्तान। जैसा कि हम पहले के वीडियो में ही बता चुके हैं कि प्रशासनिक प्रणाली का प्रधान सुल्तान होता था। There were a number of departments which were assigned different responsibilities. अनेक विभाग थे जिन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे। These departments were managed by influential nobles. We will provide a brief account on a few departments. इन विभागों का प्रबंधन प्रभावशाली अभिजात वर्गों द्वारा किया जाता था। अभिजात वर्ग नोबल्स को कहते हैं। हम कुछ विभागों का लेखा जोखा आपको यहाँ पे संक्षिप्त में देंगे। तो आइए देखते हैं। विजारत देखिए, आफ्टर सुल्तान द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस वॉज द दीवान विजारत हेडेड बाय द वजीर। सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय दीवान विजारत था, जिसका प्रधान वजीर होता था। इट वॉज अ की पोजिशन in the royal court, and his role was of a general supervisor over all departments, though he was one of the 4 important departmental heads. शाही दरबार में यह एक मुख्य पद होता था और इसकी भूमिका सभी विभागों के लिए प्रधान पर्यवेक्षक की होती थी, लेकिन यह 4 महत्वपूर्ण भागों का प्रधान होता था। He was the chief advisor to the Sultan. यह सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था। The main functions of the Wazir were to look after the financial organizations of the state, give advice to the Sultan, and on occasions to lead military expeditions at Sultan's behest. अब देखिए, वजीर का मुख्य कार्य राज्य के वित्तीय संगठन की देखरेख करना, सुल्तान को सलाह देना और कभी कभी सुल्तान के आदेश पर सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना था। He also supervised the payment to the army. सेना को किया जाने वाला भुगतान इसी के देखरेख में होता था। The Wizarat or the office of Wazir also kept a check on land revenue collections, maintained a record of all the income and expenditure incurred by the state, and thus controlled or recorded the salaries of the all royal servants, handled the charitable donation such as waqfs, inams, etc. अब देखिए, वजारत या वजीर का कार्यालय भूमि के राजस्व वसूली पर निगरानी रखता था, राज्य के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था तथा इस प्रकार सभी शाही नौकरों की तनख्वाह पर नियंत्रण रखता था अथवा उनका लेखा जोखा रखता था तथा धर्मार्थ चंदों जैसे वक्फों और इनमों या इनामों आदि पर नियंत्रण रखता था। Further, the mints, the intelligence departments, the royal buildings, and other bodies affiliated to the royal court were supervised by the Wizarat. The Wazir had direct access to the Sultan, and it was on his wisdom, sincerity, and loyalty that the position of the Sultan depended greatly. अब देखिए, इसके अतिरिक्त वजारत द्वारा टकसालों, खुफिया विभागों, शाही इमारतों और शाही दरबार से संबंधित निकायों का देखरेख किया जाता था। वजीर की सुल्तान तक सीधी पहुंच थी और यह उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और वफादारी का परिणाम था कि सुल्तान वजीर पर अत्यधिक निर्भर रहने लगता था। There were several other departments which worked under the Wizarat. वजारत के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य अनेक विभाग थे। They were
entrusted with specific functions. उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे. These include मुस्तफ़ी ई मुबालिक, Auditor General, मुशर्रफ ई मुबालिक, Accountant General, मज़मूदार, Keeper of Loans and Balances from Treasury. अब देखिए, इनमें मुस्तफ़ी ए मुबालिक महालेखा परीक्षक, मुशर्रफ ए मुबालिक प्रधान लेखाकार, मजूमदार खजाने से ऋणों और शेषों का लेखा जोखा रखने वाला सम्मिलित थे. Later, some other offices were brought under the supervision of the Wizarat like Diwan-e-Waquf to supervise expenditure, Diwan-e-Mustakharaj to look into the arrears of revenue payments, Diwan-e-Amir Khoi to bring uncultivated land into cultivation through state support. कुछ समय बाद दीवान-ए-वकूफ व्यय का हिसाब रखने वाला, खर्चों का हिसाब रखने वाला, दीवान-ए-मुस्तखराज राजस्व भुगतानों में शेष रह गई राशि की जांच करना, दीवान-ए-अमीर कोही राज्य की सहायता से खेती न की जा सकने वाली भूमि को खेती करने योग्य बनाना, जैसे कुछ अन्य कार्यालयों को वजारत की देखरेख में लाया गया. आइए आगे देखते हैं. दीवान-ए-अर्ज. ठीक है, तो दीवान-ए-अर्ज के बारे में पढ़िए. This department was set up to look after the military organization of the empire. साम्राज्य के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी. It was headed by अरीज ए मुबालिक. इसका प्रधान अरीज ए मुबालिक होता था. He was responsible for the administration of military affairs. वह सैन्य कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व था. He maintained royal contingent, recruited the soldiers, ensured the discipline and fitness of the army, inspected the troops maintained by the ikta holders, examined the horses and branded them with the royal insignia. अब देखिए, यह शाही सेना की देखरेख करता था, सैनिकों की भर्ती करता था, सेना में अनुशासन बनाए रखता था और उनके उपयुक्त रहने की क्षमता का ध्यान रखता था. आगे देखिए. During the times of war, the Aries arranged military provisions, transportation, and administered the army at war, provided constant supplies, and was the custodian of the war booty. Alauddin Khilji introduced the system of dag, branding, and hulia, description, and cash payments to the soldiers in order to strengthen his control over the army. The contingent stationed at Delhi was called Hasham-e-Qalab and provincial contingents were called Hasham-e-Atraf. अब देखिए, आगे बोल रहा है, इक्ताधारियों द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण करता था, घोड़ों की जांच करता था और उनकी पीठ पर शाही निशान लगाता था. युद्ध के दौरान आरज सेना को खाद्य सामग्री और परिवहन व्यवस्था तथा युद्ध में सेना की व्यवस्था करता था और आपूर्ति जारी रखता था तथा लूट के माल को अपनी निगरानी में रखता था. अलाउद्दीन खिलजी ने दाग लगाना और हुलिया चित्रण प्रणाली तथा सेना पद पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सैनिकों को नगद भुगतान करना प्रारंभ किया था. दिल्ली में रहने वाला सैन्य दल हशम-ए-कालब कहलाता था. प्रांतों में रहने वाला सैन्य दल को
हशम ए इतराफ कहते थे। आगे देखिए, दीवान ए इंशा। This department looked after the state correspondence. It was headed by दबीर ई खास। यह विभाग राज्य के पत्राचार को देखरेख करता था। इसका प्रधान दाबिर ए खास होता था। He drafted and dispatched royal orders and received reports from various officers. यह शाही फरमानों के मजमून तैयार करता और उन्हें भेजता था तथा विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करता था। The Dabir was the formal channel of communication between the center and other regions of the empire. He was also a sort of private secretary of the Sultan and was responsible for writing the फरमान्स। आगे देखिए, दाबीर साम्राज्य के केंद्र और अन्य प्रदेश के बीच सरकारी पत्र व्यवहार करने का एक माध्यम था। यह एक किस्म से सुल्तान का निजी सचिव था और फरमान लिखता था। आगे देखिए, द बरद ए Mamalik was the head of the state news gathering and dealt with intelligence. He had to keep information of all that was happening in the Sultanate. बारिद ए मुमालिक राज्य के समाचार एकत्रित करने वाला और गुप्तचर कार्यों का प्रधान था। उसे सल्तनत में घटने वाली घटनाओं की जानकारी रखनी पड़ती थी। At local levels, there were Barids who used to send regular news concerning the matters of the state to the central office. Apart from Barids, another set of reporters also existed who were known as Munihian. आगे देखिए, स्थानीय स्तर पर बारिद होते थे जो राज्य के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित नियमित समाचार भेजते थे। बारिद के अतिरिक्त मुनिहियान के नाम से जाने वाले रिपोर्टरों का एक अन्य समूह मौजूद था। आगे देखिए, दीवान ई रिसालत। This department dealt with the administration of justice. It was headed by Sadr-us-Sadr, who was also the Qazi-e-Mamalik. He was the highest religious officer and took care of ecclesiastical affairs. He also appointed the Qazis, judges, and approved various charitable grants like Waqf, Wazifa, Idrar, etc. आगे देखिए, यह विभाग न्याय की व्यवस्था करता था। इसका प्रधान सदर-उस-सदर होता था जो काजी ए मुमालिक भी था। यह सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और वह पुरोहितों का कार्य भी देखता था। वह काजियों, जजों की भी नियुक्ति करता था और विभिन्न धर्मार्थ अनुदानों जैसे वक्फ, वजीफा, इदरार आदि को अनुमोदन प्रदान करता था। The Sultan was the highest court of appeal in both civil and criminal matters. Next to him was Qazi-e-Mamalik. The Muhtasibs, public censors, assisted the judicial department. Their main task was to see that there was no public infringement of the tenets of Islam. He was also to supervise and enforce the public morals and conduct. दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत सुल्तान था। इससे अगला काजी ए मुमालिक था तथा मुहतासिब सार्वजनिक सेंसर न्यायिक विभागों को सहायता प्रदान करते थे। इनका मुख्य कार्य यह देखना था
कि कोई इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। वह नैतिक सिद्धांतों और आचरण की देखरेख करता था और उसे लागू करता था। आगे देखिए, अदर डिपार्टमेंट्स, अन्य विभाग। अपार्ट फ्रॉम दीज there were a number of smaller departments at the center which helped in the everyday administration of the empire. इसके अतिरिक्त केंद्र में अनेक छोटे छोटे ऐसे विभाग थे जो साम्राज्य के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देते थे। वकील इदार looked after the royal household and managed the personal services of the sultan. वकील-ए-दार शाही परिवार की देखरेख करता और सुल्तान के निजी कार्य करता था। अमीर-ए-हिजाब looked after the royal ceremonies. अमीर-ए-हिजाब शाही समारोह का काम देखता था। He used to act as an intermediary between the sultan and the subordinate officials and between sultan and the public. यह सुल्तान और सहकर्मचारियों तथा सुल्तान और जनता के बीच मध्यस्थ इंटरमीडियरी के रूप में कार्य करता। सरी जंदर लुक्ड आफ्टर द रॉयल बॉडीगार्ड्स। सरे जानदार शाही अंगरक्षकों की देखरेख करता था। आमिर ई अखुर लुक्ड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉर्सेस एंड Shahnah-e-Fil looked after the establishment of elephants. अब देखिए, अखूर अस्तबल का रख रखाव करता और शाहनाह-ए-फिल हाथियों की देखरेख करता था। अमीर-ए-मजलिस looked after the arrangement of meetings and special ceremonies. अमीर-ए-मजलिस बैठकों और विशेष समारोह के आयोजनों की व्यवस्था करता था। The Royal Workshop कारखानास played an important role in the administrative system of the Sultanate. सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली में कारखाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। The need of the royal household were met through कारखानास. शाही परिवार की आवश्यकताएं कारखानों से पूरी की जाती थी। The कारखानास were of two types: manufactories, storehouses. Under Firoz Tughlaq, there were as many as 36 कारखानास. Each कारखाना was supervised by a noble who had the rank of a Malik or a Khan. The Mutasarrif was responsible for the accounts and acted as the immediate supervisors in various departments. अब देखिए, ये कारखाने दो किस्म के होते थे: उत्पादन करने वाले और भंडार घर। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगभग 36 कारखाने थे। प्रत्येक कारखानों की देखरेख मल्लिक अथवा खान की श्रेणी के अभिजात वर्ग द्वारा की जाती थी। मुतासारिफ को लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह विभिन्न विभागों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था।